Good morning, students. I hope you all are doing good. Sorry for the delay in class. So let's begin with the session. Is my presentation visible to you all? Students, can you see the presentation? Please reply yes or no if you could see the presentation or not. Good morning, Simran. Good morning, Kusum. Good morning, Dipanshu. Okay. So in the last class, we were discussing about salary. सैलरी के हमने काफ़ी सारे जो है पार्ट्स कर लिए थे. गुड मॉर्निंग शशांक. हमने उसमें अलाउंसेस किए थे, परक्यूजिट्स किए थे, है ना. तो इसके बाद हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट. तो रिटायरमेंट बेनिफिट में हमने लीव सैलरी के बारे में डिस्कस किया था. ओके स्टूडेंट्स, ओके. तो वी डिस्कस्ड अबाउट रिटायरमेंट बेनिफिट्स. कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास? ग्रेचुइटी होती है, लीव सैलरी होती है, पेंशन होती है, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, ठीक है. तो हमने इसमें से लीव सैलरी के बारे में समझ लिया था. गुड मॉर्निंग मुस्कान. ठीक है, लीव सैलरी क्या होती थी? जो हमने छुट्टियां नहीं ली उसके अगेंस्ट जो हमें पेमेंट मिलती थी, दैट इज लीव सैलरी, राइट. और लीव सैलरी हम कभी कभी हमारा एम्प्लॉयर हमें तब दे देता है जब हम इन द एम्प्लॉयमेंट होते हैं, या फिर हमें लीव सैलरी तब मिलती है जब हम अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग. तो लीव सैलरी के लिए हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है. फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ठीक है. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पूरी लीव सैलरी जो है एग्जेम्प्ट होती है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकेंड लास्ट पॉइंट में, लीव एनकैशमेंट ऑप्टेड ड्यूरिंग द रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. ओके, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, जब रिटायरमेंट पे हमें मिल रही है लीव सैलरी, रिटायरमेंट पे जब हमें लीव सैलरी मिल रही है, अभी मैंने बोला कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट में जब होते हैं तभी लीव सैलरी ले लेते हैं, बट रिटायरमेंट पे जब हमें लीव सैलरी मिलती है, ठीक है, सो दैट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता. लेकिन अगर हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हमारे लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी हमें लीव सैलरी का अमाउंट बना और हमारे एम्प्लॉय ने हमें दिया, ठीक है. सेकेंड हो गया 3 लाख रुपीज फ्लैट. थर्ड हो गया लीव बैलेंस इन मंथ इनटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, ठीक है. जितनी लीव बैलेंस है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 60 डेज का लीव बैलेंस है, ठीक है, इनटू जो आपकी एवरेज सैलरी बन रही है जब आप रिटायर हो रहे हो उससे 10 महीने पहले की एवरेज सैलरी. एवरेज निकालना सबको आता है, राइट. 10 महीने की सैलरी को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारी एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स निकल जाएगी, ठीक है. उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है? 10 मंथ्स की सैलरी, ठीक है. जो टोटल 10 मंथ्स की सैलरी होगी, तो इनमें से जो लीस्ट होगा, और सबसे ज्यादा लीस्ट क्या बनता है? जो थर्ड पॉइंट होता है हमारा, इसी में लीस्ट अमाउंट बनता है ज्यादातर, ठीक है. वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयर ने आपको 3 लाख रुपए दिए एज लीव सैलरी, ठीक है. अब इन सारी कंडीशंस को आपने देखा, इन सारी कंडीशंस में से आपको लीस्ट जो है वो निकालना है, वो उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा थर्ड पॉइंट है,
जिसमें कि लिखा है लीव बैलेंस इन मंथ इनटू मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, एवरेज मंथली सैलरी। इसका फॉर एग्जांपल अमाउंट आ गया 50,000, ठीक है। अब एम्प्लॉयर ने आपको दिए थे 3 लाख और लीस्ट इसमें से आ गया चारों में से, फॉर एग्जांपल 50,000 लीस्ट आ गया, तो आपका 50,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 2,50,000 जो बचा है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी अंडर लीव सैलरी कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मंथली सैलरी लिखा है, 10 मंथ सैलरी लिखा है, तो ये सैलरी कौन सी है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ठीक है। डियरनेस अलाउंस कौन सा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, प्लस कमीशन, ठीक है। सो लीव सैलरी में हम कौन सी सैलरी लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एंड उसमें क्या ऐड करेंगे हम, कमीशन, ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं ग्रेचुइटी में। ग्रेचुइटी होता क्या है, ग्रेचुइटी होता है जब आपका एम्प्लॉयर आपको रिटायर होने पे कुछ एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी देता है। पेंशन तो आपको मिलती ही है, लेकिन जब आप रिटायर होते हो तो आपने उस जगह को अपनी सर्विसेज दी हैं, तो उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, ठीक है, फॉर योर सर्विस। अब ग्रेचुइटी उनको मिलती है जो कि एटलीस्ट जब आप रिटायर हो रहे हो तो उससे पहले 5 साल आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रुके हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप अभी आपने पिछले महीने ज्वाइन किया, अगले महीने आप रिटायर हो रहे हो तो आपको ग्रेचुइटी वो आपका एम्प्लॉयर दे देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ग्रेचुइटी तब मिलती है जब आप उस कंपनी में 5 साल या उससे ज्यादा रुके हो, ठीक है, और वहां से रिटायर हुए हो, ठीक है, तब आपने वहां पे ज्यादा सर्विसेज अपनी दी हैं और उस सर्विस के अगेंस्ट आपको क्या मिलती है, ग्रेचुइटी, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब ग्रेचुइटी पे टैक्स कैसे लगेगा, ग्रेचुइटी आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ग्रेचुइटी का अमाउंट मिलता है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ओके, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके लिए कुछ केसेस होते हैं हमारे पास। अब आप देखोगे, नोटिस करोगे लीव सैलरी में भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ केसेस थे, हमारा जो ग्रेचुइटी है उसमें भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ केसेस हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसकी कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी होगी, उसमें टैक्स जो है आपको कम बनता है, इसीलिए लोग क्या है गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको टैक्स कम देना होता है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ग्रेचुइटी में कैसे टैक्स लगता है उसको देखते हैं। इसमें आपका क्या है, 2 केसेस बन जाते हैं। पहला केस होता है कि अगर आपकी कंपनी जो है ग्रेचुइटी एक्ट 1972 को फॉलो करती है, ठीक है, एक एक्ट है हमारे लॉ में, उसका नाम है ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है, 1972। अगर आपकी कंपनी ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग काम करती है तो आपके लिए डिफरेंट कंडीशंस है, और अगर आपकी कंपनी ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में नहीं कवर्ड है या उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करती है तो हमारे पास कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं द कंपनी इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट 1972। उस केस में हमारा 3 कंडीशन होती हैं। पहला होता है 20 लाख फ्लैट रुपीज, ठीक है। सेकेंड होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ग्रेचुइटी के लिए। थर्ड होता है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। यहाँ पे सैलरी का आप नीचे डेफिनेशन देखोगे तो सैलरी है बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस, नो कमीशन इंक्लूडेड, नो फी इंक्लूडेड, ठीक है, नो बोनस इंक्लूडेड। तो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट वाली जो कंपनीज हैं उनमें 3 कंडीशन कौन सी हैं, पहला है फ्लैट 20 लाख रुपीज, ठीक है। सेकेंड है हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें एज अ ग्रेचुइटी दिया। थर्ड होता है हमारा 15/26 फ्रैक्शन इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट हमें सैलरी मिली है लास्ट मंथ, इनटू ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन सर्विस, ठीक है, जो आपने अपने ईयर्स कंप्लीट किए सर्विस में, ठीक है। इसमें एक कंडीशन क्या होती है, अगर आपने जैसे कंप्लीट किए 10 लाख 6 मंथ्स, ठीक है, या फिर आपने कंप्लीट किए 10 लाख 8 मंथ्स, ठीक है, तो आपका उस केस में क्या होगा, उसको 10 लाख 8 मंथ्स अगर आपने कंप्लीट किए तो उसको 11 ईयर्स मान लिया जाएगा, ठीक है, उसमें राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगर 6 महीने से कम है तो उसको 10 ईयर्स माना जाएगा,
ठीक है, राउंड ऑफ करना सबको आता है। तो इसमें से जो सबसे कम अमाउंट बनेगा वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी आगे आपको जो है थोड़ा समझ में आएगा कि हमें अपनी सैलरी की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप सैलरी प्लान करो एक पर्टिकुलर पर्सन की, तो उसमें आपको कैसे प्लानिंग करनी है कि उसका टैक्स कम से कम बने। ठीक है, तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे ग्रेचुइटी में कितना अमाउंट जो है उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है और कितना एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो इन 3 कंडीशंस में जो सबसे कम अमाउंट जिसमें आएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो एग्जेम्प्ट होगा हमारा टैक्स से, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा जो हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ है उसमें जो बचा हुआ अमाउंट रह जाएगा उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंपनीज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट 1972। इसमें 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी थी। इसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि 20 लाख है, और जो दूसरी तरफ हमारा कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है उसमें 10 लाख है हमारा फर्स्ट अमाउंट। दिख रहा है आपको 10 लाख। ठीक है, ये दोनों पहले सेम थे बट ये अमेंडमेंट आई थी तो हमारा ये 20 लाख हो गया था ग्रेचुइटी एक्ट वाला। ठीक है, नॉन ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में 10 लाख रुपीज है फर्स्ट हमारा जो अमाउंट है। सेकेंड इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ओके, थर्ड आप देखोगे 15/30 हो गया हमारा फ्रैक्शन, इनटू एवरेज सैलरी कर दिया गया है, 10 महीने की एवरेज सैलरी। ठीक है, यहाँ पे दूसरी तरफ क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी, बट इस तरफ है एवरेज सैलरी। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स हमारा। तो इसमें सैलरी की जो डेफिनेशन है दैट इज बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। ओके, तो ये था हमारा ग्रेचुइटी का पार्ट। दिस इज वेरी इजी, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इज द एम्प्लॉय गवर्न्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 और नॉट। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली आपको लीस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है और उस लीस्ट अमाउंट को एग्जेम्प्ट कर देना है टैक्स से, बाकी बचे हुए अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको जो ग्रेचुइटी का अमाउंट मिलेगा दैट इज फुली एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेंशन। ठीक है, तो पेंशन तो सबने नाम सुना ही होगा, पेंशन तो बहुत ही कॉमन नाम है, दादाजी को मिलती है, दादी को मिलती है। ठीक है, घर में किसी को पेंशन मिलती है, तो ये सब हमने सुना हुआ है। पेंशन क्या होती है, जब आप अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हो तो आगे की लाइफ आप थोड़ा मतलब अच्छे से अपनी जी पाओ और अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल जी पाओ, उसके लिए आपको पेंशन दी जाती है कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाओ। क्योंकि अब आप जॉब से रिटायर हो गए हो तो आपके पास सैलरी तो नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको पेंशन दी जाती है ताकि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाओ और आपका लाइफस्टाइल जो है उसका बैलेंस बिगड़े ना। ठीक है, क्योंकि अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम अपना डेली चीजें कैसे खरीद पाएंगे, अपना लाइफस्टाइल हम अच्छा कैसे कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें पेंशन मिलती है। ठीक है, तो पेंशन भी हमारी 2 टाइप की होती है, एक होता है हमारा कम्यूटेड पेंशन, एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। अब कम्यूटेड क्या होता है, कम्यूटेड होता है जब सारी पेंशन हम एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप रिटायर हो रहे हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑप्शन दिया कि आप सारी पेंशन एक साथ लेना चाहते हो या फिर आप मंथली जो है सैलरी लोगे। ठीक है, तो जब हम सारी पेंशन एक साथ सारा अमाउंट ले लेते हैं दैट इज कम्यूटेड। ठीक है, कम्यूट करके ले लिया। और जब हम जो है पेंशन मंथली लेते हैं विद इन मतलब या फिर हम उसको क्वार्टरली लेते हैं, पार्ट्स में ब्रेक करके लेते हैं, तो दैट इज अनकम्यूटेड। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अनकम्यूटेड पेंशन जो है इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। अनकम्यूटेड क्या था, जो हम मंथली सैलरी, जो हम मंथली पेंशन ले रहे थे, ठीक है, एक साथ नहीं ले रहे थे, मंथली ले रहे थे, दैट वाज अनकम्यूटेड पेंशन। तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले रहा है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले रहा है, उस पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, ऊपर क्या था, अनकम्यूटेड यानी मंथली हम पेंशन ले रहे थे,
सेकेंड पॉइंट में क्या है, कम्यूटेड। कम्यूटेड क्या होता है, इकट्ठा सारा अमाउंट लेना, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन लेता है, सारी की सारी पेंशन एक साथ लेता है, तो उसको उस पे टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय अदर एम्प्लॉइज, ठीक है, हु आल्सो रिसीव ग्रेचुइटी। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो केस बन जाते हैं, एक ऐसे लोग जिनको ग्रेचुइटी का अमाउंट भी मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे ऐसे लोग जिनको ग्रेचुइटी का अमाउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज हु आल्सो रिसीव ग्रेचुइटी, उस केस में 1/3 of the full value of commuted pension will be exempt from tax, ठीक है। जिनको ग्रेचुइटी भी मिल रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में, ठीक है, उनके लिए 1/3 of the commuted pension is exempt from tax, ठीक है। जैसे आपको 9 लाख रुपए की पेंशन मिल रही थी, कम्यूटेड पेंशन, ठीक है, और आपको ग्रेचुइटी भी मिलती है, तो इसका 1/3 करो 9 लाख का, वो हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख जो होगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी 6 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतना? सो दिस वाज इन केस ऑफ एम्प्लॉइज हु रिसीव ग्रेचुइटी आल्सो। अब दूसरी तरफ ऐसे कुछ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनको ग्रेचुइटी का अमाउंट नहीं मिला है, ठीक है, उनको सिर्फ पेंशन मिलती है, ग्रेचुइटी नहीं मिली है, तो उस केस में half of the full value of commuted pension will be exempt from tax, ठीक है। जिस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिलती है उसके लिए हाफ ऑफ द कम्यूटेड पेंशन जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना? जैसे हमने 9 लाख का एग्जाम्पल लिया था, तो अब सेकेंड केस में क्योंकि एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, तो इस केस में 4.5 लाख जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और बचे हुए 4.5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको कंडीशंस जो है याद रखनी है। अब देखो टैक्स प्लानिंग में आपको क्या करना है कि क्या पता आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो बोले कि एक पर्सन है, उसको ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्या वो कम्यूटेड पेंशन ले या वो नॉन कम्यूटेड पेंशन ले, अनकम्यूटेड पेंशन ले, और उसको क्योंकि टैक्स सेविंग करनी है तो वो कौन सा ऑप्शन जो है यूज करे। तो आप क्या आंसर दोगे इसका? एक एम्प्लॉय को हमेशा कम्यूटेड पेंशन लेनी चाहिए, इकट्ठी पेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि उस पे जो है टैक्स कम देना होता है, ठीक है। जब आप अनकम्यूटेड पेंशन लेते हो, मंथली वाली पेंशन लेते हो, तो उस पे हर मंथ आपको टैक्स लगता है, ठीक है। मुस्कान, ये आपकी टोटल सैलरी का पार्ट है ना, तो जैसे आपको क्वेश्चन में काफी सारी चीजें दी होंगी, कुछ अलाउंसेस दिए होंगे, कुछ परक्यूजिट्स दिए होंगे, कुछ बेसिक सैलरी दी होगी, ठीक है। तो वो सब जब आप सारा ऐड करोगे तो नीचे आपको बोला होगा कि आपकी जो है ग्रेचुइटी या जो भी हमारी पेंशन है उसका अमाउंट इतना है, ठीक है। तो उसको आप अपनी सैलरी में ऐड कर दोगे और फिर देखोगे आपका कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है। जितना अमाउंट आ रहा है उस अकॉर्डिंगली टैक्स स्लैब्स में जो रेट दिए हैं वो लगाने हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा इसमें टॉपिक बचा है दैट इज प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड बहुत टाइप के होते हैं, कुछ हमारे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, ठीक है। बेटा बुक है नहीं पर्सनल टैक्स प्लानिंग की कोई एज सच, मैं जो हूँ वीके सिंघानिया यूज कर रही हूँ इनकम टैक्स की, उसी में से आई एम टीचिंग यू। देयर इज नो स्पेसिफिक बुक फॉर पर्सनल टैक्स प्लानिंग जो मैं आप लोगों को ऐसे एडवाइस करूँ। सो अगर किसी को लेनी है तो वीके सिंघानिया आप प्रेफर कर सकते हो, इनकम टैक्स की बुक है, ठीक है। उसमें भी पर्सनल टैक्स प्लानिंग का एक छोटा सा जो है चैप्टर दिया गया है, ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया है। आई विल ट्राई टू स्कैन द चैप्टर एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप, क्योंकि आप लोग इतना, वो बुक काफ़ी एक्सपेंसिव है, 900 to 1000 तक की बुक है वो, सो सब लोग नहीं ले पाएंगे। So I will try to get it scanned and upload it on the group so that आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। बाकी किसी को सेकेंड हैंड अगर लेनी हो तो वीके सिंघानिया है इनकम टैक्स की, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो।
बट उसमें ज़्यादा कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ एक ही चैप्टर है पर्सनल टैक्स प्लानिंग का, और प्रॉपर कोई पर्सनल टैक्स प्लानिंग की बुक अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड पे थे हम लोग। प्रोविडेंट फंड, यहाँ आप देखोगे मैंने आपको एक टेबल दे दिया है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको जो याद रखना है दैट इज कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होता है हमारा, उसमें अगर हमारा एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए। अगर एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी फुली एग्जाम्प्ट हो जाता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, अब जो आप अमाउंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालते हो उसमें कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता है ना, वो भी फुली एग्जाम्प्ट हो जाता है। पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो भी फुली एग्जाम्प्ट है, और हमारे को एटीसी की डिडक्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 12% ऑफ सैलरी। अब हमारा एम्प्लॉयर जो है अगर 12% ऑफ हमारी सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। हम जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन हमें सिर्फ 9.5% तक की मिलती है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और एटीसी की डिडक्शन जो है हमें अवेलेबल होती है, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में आप देखोगे फुली एग्जाम्प्ट, फुली एग्जाम्प्ट, फुली एग्जाम्प्ट, लेकिन जो उसको पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है इसमें से अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में से, दैट इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। और डिडक्शन जो है हमें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में नहीं मिलती है एटीसी की, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा कि पैसे पीपीएफ में डाल दो और डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो पीपीएफ इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज। तो इसमें अगर हमारा एम्प्लॉयर कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे लिए तो उसको फुली एग्जेम्प्ट है ये। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो फुली एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट जो आता है पीपीएफ से दैट इज फुली एग्जेम्प्ट। पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज ऑल्सो फुली एग्जेम्प्ट, एंड एटीसी की डिडक्शन तो हमें मिलती ही है, दैट्स व्हाई पीपल पुट देयर मनी इन पीपीएफ। अब देखो जो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है सैलरी चैप्टर का, दैट इज सैलरी प्लानिंग, कि आपको किस टाइप का जो है प्लानिंग करनी है अपनी सैलरी की, और क्या आपको बेसिकली सैलरी प्लानिंग में सीखना है, ठीक है। ये सब जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे दिस वाज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ये सब आपने अगर पढ़ा होगा तो थर्ड सेमेस्टर में ये सब आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी। इन सबको यूज करके आपको अपनी सैलरी को प्लान करना है, ठीक है। तो कैसे होगी सैलरी प्लानिंग? Remuneration should be paid in the form of basic salary, different allowances and different perquisites. Tax bill of employees could be reduced substantially if salary is divided into different allowances and perquisites. तो इसमें ये आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि आपको सैलरी प्लानिंग करनी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो उसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स जो है इंक्लूड करोगे? सैलरी प्लानिंग होता क्या? प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग होता है कि हमें अपने अमाउंट को, अपनी इनकम को ऐसे प्लान करना है कि हमारा जो टैक्स है वो कम से कम बने और हमें टैक्स में कम से कम पैसे जो है गवर्नमेंट को देने पड़े, ठीक है। दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड दिस इज फुली लीगल, क्योंकि हम लॉ का हेल्प लेके ही अपनी इनकम को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट लिखा गया है दैट मीन्स कि आपकी जो सैलरी आपको देनी है, अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आप सैलरी बेसिक पे के साथ कुछ अलाउंसेस और कुछ परक्विजिट्स में डिवाइड करके दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने अभी पीछे देखा कि कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि फुली टैक्स फ्री होते हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, कुछ पे पार्टली पे टैक्स लगता है, पार्टली पे नहीं लगता है, ठीक है। तो उसमें आप अमाउंट अपना सेव कर सकते हो, आप टैक्स सेव कर सकते हो। तो लॉ ये एडवाइस कर रहा है, हमारी टैक्स प्लानिंग ये एडवाइस कर रही है कि आप जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को सैलरी दो तो उसमें हमेशा कुछ अमाउंट जो है परक्विजिट्स और अलाउंसेस के लिए रखो, ठीक है। ये नहीं कि आपने सीधा बेसिक पे डीएनएस अलाउंस इंक्लूड कर दिया और कुछ और इंक्लूड नहीं किया और उसकी सैलरी बना दी, आपको ऐसे नहीं करना है। इससे उसको टैक्स का ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस आर फुली टैक्सेबल,
ठीक है। तो आपको अपनी सैलरी को ऐसा डिजाइन करना है कि उसमें कुछ परक्यूजिट्स भी इंक्लूडेड हो, ठीक है, कुछ हमारे अलाउंसेस भी इंक्लूडेड हो, सो दैट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का टैक्स कम से कम बने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट बेसिक सैलरी कैन बी टेकन एज 30 to 25% ऑफ द टोटल पे पैकेज। तो हम एडवाइस कर रहे हैं कि जो आप बेसिक पे अपनी सैलरी में रख रहे हो, वो टोटल पैकेज जो आपने ऑफर किया है एक पर्टिकुलर पर्सन को, उसका 25 to 30% रखो सिर्फ बेसिक पे में। बाकी आप इंक्लूड कर दो अलाउंसेस में, परक्यूजिट्स में, बेनिफिट्स में, ठीक है, इन सब में आप अपना कुछ अमाउंट इंक्लूड कर दो, सो दैट हमारा जो पर्टिकुलर उस पर्सन का टैक्स है वो कम से कम बने, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि फॉलोइंग अलाउंसेस कैन बी गिवन। अगर उस पर्सन के 2 बच्चे हैं तो हम उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे सकते हैं, जो हमने पढ़ा था अलाउंसेस में, जिसमें कि 100 रुपीज पर मंथ जो था एग्जेम्प्ट था, है ना। और हॉस्टल अलाउंस दे सकते हैं, अगर उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो इसमें 300 रुपीज पर मंथ जो था एग्जेम्प्ट था, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस दे सकते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस हमने सेकंड कैटेगरी में पढ़ा था, जिसमें कि जितना अमाउंट हमें मिला है और जितना हमने स्पेंड किया है, ठीक है, उसमें से जो हमारा कम है वो हमें एग्जेम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिए 500 रुपये और मेरी यूनिफॉर्म आ गई 400 रुपये की, ठीक है। तो 400 पे जो है मुझे टैक्स नहीं देना है, बट 100 रुपये पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वो मेरी सैलरी में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो हम उसको यूनिफॉर्म अलाउंस दे सकते हैं, हॉस्टल अलाउंस दे सकते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे सकते हैं, हेल्पर अलाउंस दे सकते हैं, रिसर्च अलाउंस दे सकते हैं। इसमें भी हमारा अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट होता है, जो हमारा एम्प्लॉयर हमें देता है, राइट। तो इस टाइप से हम उसकी सैलरी प्लानिंग कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करें और उसके जो सैलरी का अमाउंट है, बेसिक पे का अमाउंट है, वो कम बने और बाकी का अमाउंट हम सैलरी के परक्यूजिट्स अलाउंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको दें, ठीक है। Rent-free accommodation can be provided by the employer. If the employee owns the house, this house can be taken on lease by the employer and given as rent-free accommodation to the employee. तो ये क्या एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयर को रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है ऑफर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक परक्यूजिट है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करना सीखी थी, आई होप आपको याद होगा। उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉय जो है उस घर का ओनर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना सिखा रहे हैं कि अगर कंपनी उस घर को लीज पे ले ले उस एम्प्लॉय से और बाद में उसको एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दे, ठीक है, तो इसमें भी आपका टैक्स सेविंग हो जाती है। The following perquisites can also be provided. कुछ ये वाले perquisites आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कि टी, कॉफी, स्नैक्स आपको ऑफिस में जो मिलते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन जो LTC आपको मिलता है, कंप्यूटर लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज आपको दिया जाता है, मोटर कार फॉर प्राइवेट एंड ऑफिस यूज, गिफ्ट इन काइंड जो हमने पढ़ा था 5000 तक का गिफ्ट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम सैलरी में इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट हमारी सैलरी का अमाउंट जो है, बेसिक पे का अमाउंट जो है कम बने, ठीक है। बाकी अमाउंट जो है हम ज्यादा बना सकते हैं क्योंकि उस पर हमें कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती है टैक्स से, ठीक है। Uncommuted pension is always taxable, so employees should opt for commuted pension, ठीक है। तो ये अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा कम्यूटेड और अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन क्या होती है? जब आप सारी लंपसम पेंशन जो है एक साथ ले लेते हो, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कम टैक्स देना होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन क्या है? जब हम मंथली पेंशन लेते हैं, ठीक है, तो उस पर हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। जैसे हमारी मंथली सैलरी पे टैक्स लगता है, वैसे मंथली पेंशन पर भी टैक्स लगता जाता है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम कम्यूटेड पेंशन ऑप्ट करें, जिससे कि हम अपने टैक्स को सेव कर पाए। Medical allowance is considered to be taxable for employees. Employees should go for free medical facilities instead of fixed medical allowance. अब अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पूछता है कि मैं आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दूं या फिर मैं आपको क्या दूं, मेडिकल फैसिलिटी दे दूं, तो आप क्या ऑप्ट करोगे कि आप मुझे फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दो, क्योंकि जो आपको मेडिकल अलाउंस आपका एम्प्लॉयर दे रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज इट इज अलाउंस, ठीक है, और ये टैक्सेबल होता है।
लेकिन वहीं आपको अगर फैसिलिटी दी जा रही है मेडिकल ट्रीटमेंट की, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। Pension received in India by a non-resident from abroad is taxable in India. If, however, such pension is received on behalf of employee in the foreign country and later remitted to India, it will be exempt from tax. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको पेंशन मिलती है और वो अमाउंट क्या है, बाहर से मिलना था लेकिन मिलता इंडिया में है, ठीक है। अब अमाउंट आपको मिल गया इंडिया में, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, टैक्स लगा देते हैं हमारी गवर्नमेंट। तो आपको क्या करना है, ऐसी पेंशन को बाहर ही रिसीव करना है, ठीक है, और रिसीव करके फिर आपको उसको लेके इंडिया में आना है, ठीक है। इंडिया में बैठ के उसको रिसीव नहीं करना है, बाहर रिसीव करना है और फिर उसको लेके इंडिया आ सकते हो आप, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लीव ट्रेवल कंसेशन शुड बी क्लेम्ड टू एवरी पॉसिबल एक्सटेंट। तो एलटीसी का आपको बेनिफिट लेना है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इट वुड बी एडवांटेजेस फॉर एम्प्लॉइज टू गो फॉर परक्यूजिट्स एज कम्पेयर टू अलाउंसेज एज दिस विल लीड टू मोर टैक्स सेविंग। तो ये आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अलाउंस और परक्यूजिट में अगर आपको चॉइस दी जाए तो कुछ परक्यूजिट्स आपको जो है प्रेफर करने हैं एज कम्पेयर टू अलाउंसेज। यूज डिडक्शंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 80CCD, ये वाली आप कुछ डिडक्शंस यूज कर सकते हो। आपने सुना होगा 80C, 80CCC, इन सब का मिला के कुछ आपको 1.5 लाख रुपए ही मैक्सिमम डिडक्शन मिल पाता है, ठीक है। तो अगर आप जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो 80CCD 1B में, जो कि NPS से रिलेटेड है, तो आपको एडिशनल 50,000 की एग्जेम्पशन मिल जाती है टैक्स में, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो कि हम रेम्यूनरेशन प्लानिंग या सैलरी प्लानिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है कि केस स्टडीज रिलेटेड टू सैलरी हमें करनी है। तो आई हैव ब्रॉट वन केस स्टडी फॉर यू। तो इसमें आप देखोगे कि आपको सैलरी प्लानिंग कैसे करनी है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। एक एक्स पर्सन है, ठीक है, उसकी एज है 31 ईयर्स। He has been offered an employment on monthly salary of 90,000 and his tax liability is calculated as under, ठीक है। तो बोल रहे एक्स की मंथली सैलरी क्या है, 90,000 है, ठीक है, और इसके टैक्स कितना बन रहा है वो इन्होंने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। तो मंथली सैलरी 90,000 है, मतलब 12 मंथ्स की सैलरी कितनी हो गई, 10,80,000 इंटू 12 कर दिया हमने 90 को, ठीक है। फिर जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं उनको मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, ठीक है। पहले 40,000 थी, अब ये अमाउंट इंक्रीज कर दिया था और 50,000 की डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉइज को फ्लैट मिलती है, ठीक है। केस यही याद रखना है कि सैलरीड एम्प्लॉइज को ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए की, ठीक है। अगर आप कहीं और से पैसे कमा रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, तो आपको 50,000 की ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, तो इसकी इनकम बची 10,30,000, ठीक है। 10,30,000 पे अब इन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया। अब देखो इसका टैक्स कितना बन रहा है, टैक्स इसका बन रहा है 9,53,640, ठीक है। अब आप देखो तो कितना टैक्स बन गया, इतनी इनकम थी इसकी, उसमें से 10 लाख रुपए तो ऑलमोस्ट टैक्स ही बन गया। टैक्स सबको कैलकुलेट आई होप करना आता होगा, मैंने सिखाया था स्लैब वाइज कैलकुलेट करना होता है, जैसे हम एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है स्लैब वाइज। तो इसकी जो इनकम है दैट इज व्हाट रुपीज 10,30,000 है ना, उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया टैक्स जितना भी है वो आ गया, ठीक है। बट अब हमें ये जो था, ये पूरा क्वेश्चन में हमें केस दिया हुआ था कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन की जब टैक्स प्लानिंग करनी है तो आपको कैसे करनी है कि उसकी जो टैक्स का अमाउंट है वो कम से कम बने, ठीक है। इस केस में अप्रोक्स 10 लाख रुपए तो टैक्स बन गया उसका, सॉरी 10 लाख नहीं, टैक्स ऑन नेट इनकम में इन्होंने दिया है 1,26,360, ठीक है। तो 1,26,360 जो है इसका टैक्स बन गया, ठीक है। तो आपका जो टेक होम पे है दैट मीन्स कि आपका अमाउंट ऑफ सैलरी जो आपके हाथों में बची वो कितनी बची,
दैट इज 9,53,640 ओनली। ठीक है, कमाए आपने कितने थे 10,80,000, लेकिन व्हाट इज लेफ्ट विद यू इज 9,53,640, बाकी सब आपका टैक्स में चला गया। तो आपको ऐसे अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है कि आपका टैक्स का अमाउंट कम से कम बने। तो अब हम विद द सोल्यूशन बिगिन करते हैं। तो कैसे हमको सैलरी फ्रेम करनी है वो हम सीखेंगे। यहाँ देखो एक्स जो है 90,000 पर मंथ कमाता है। ठीक है, तो टोटल उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 10,80,000, जब हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 90,000 को, राइट, उसकी 10,80,000 सैलरी हो जाती है पूरे साल की। अब इस 10,80,000 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि इसमें अलाउंसेस भी इंक्लूड हो, परक्विजिट्स भी इंक्लूड हो, सो दैट कि हमारा टैक्स कम से कम बने। अब देखो इन्होंने क्या किया, 10,80,000 में से हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अप्रॉक्स 30% जो है हम बेसिक पे में ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो 10,80,000 का इन्होंने इसमें से 4 लाख रुपए जो है बेसिक पे में ले लिया। ठीक है, अप्रॉक्स की 30 to 40% इन्होंने बेसिक पे में ले लिया। ठीक है, अब जो बचा हुआ था उसको हमें डिवाइड करना है सो दैट हमें टैक्स कम से कम देना पड़े। ठीक है, तो आपकी सैलरी में आपने अभी पढ़ा कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो हमने 4 लाख का 12% कर दिया विच इज 48,000। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे दिया अपने एम्प्लॉय को 2400। ठीक है, और हमें याद आया कि 2400 तो एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि 100 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। 2 बच्चे हैं तो 200 एग्जेम्प्ट होगा, 200 इंटू 12 पूरे साल का 2400, तो 2400 हमने एग्जेम्प्ट करवा दिया। ठीक है, अलाउंस दे दिया। उसके बाद हमने कुछ रिसर्च के लिए अलाउंस दे दिया 5,000 रुपए, इस पे भी टैक्स नहीं लगता है। यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया 6,000 रुपए, इस पे भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, रेंट फ्री हाउस इन बॉम्बे, अब उन्होंने क्या किया, एक रेंट फ्री हाउस दे दिया अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, HRA नहीं दिया, परक्यूजिट दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया। ठीक है, उस रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो वैल्यू था हमारा 3,45,000 था। ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये हमने वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में सीखा था, तो या वहां से कर लेना कैलकुलेट। उसके बाद हमने उसको एक कार दे दी। ठीक है, फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द ऑफिस एंड रेजिडेंस। ठीक है, फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज। तो ये हमने कुछ मोटर कार के जो है लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी। तो इसमें जो कार का इंजन है दैट इज 1.3 लीटर्स का, तो इस केस में 30,400 जो है उसका अमाउंट बन रहा था विच इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्योंकि ये कार क्या है, कार उसको ऑफिशियल और उस पर्सनल यूज के लिए मिली हुई है। ठीक है, इसके बाद LTC का हमने उसको कुछ अमाउंट दे दिया 53,200। ठीक है, और हमने उसकी सैलरी ऐसे डिजाइन कर दी कि उसका टोटल आ गया 10,80,000 जो उसकी पर्टिकुलर टोटल सैलरी थी। ठीक है, ये सब सिर्फ एजम्पशन है। इन्होंने जो एजम्पशन ली है आप उससे कुछ अलग एजम्पशन भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा ऐसी ही एजम्पशन लेनी है, ऐसा नहीं है। कि आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया गया है कि आप क्या करो, आपको एक तो प्रोविडेंट फंड में आप अपने एम्प्लॉय का 12% कंट्रीब्यूट करवा लो। ठीक है, सेकंड क्या है, आप यूनिफॉर्म अलाउंस दे दो, आप रिसर्च अलाउंस दे दो। ठीक है, कुछ कुछ अमाउंट। ठीक है, आप उनको गिफ्ट दे दो 5,000 तक का जो हमने पढ़ा था परक्यूजिट्स में। फ्री मोबाइल फोन दे दिया आपने उसको 30,000 का। ठीक है, तो ये सब आपको सैलरी को ऐसे ब्रेक करना सिखाया गया है कि उस पे उसके अगेंस्ट आपको टैक्स नहीं देना पड़े, कम से कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, तो देखो अब इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ ब्रेक करा हुआ है, ये बुक में ऐसे दिया गया है, आप इससे डिफरेंट भी अपनी सैलरी स्ट्रक्चर बना सकते हो। बट क्या आपको मेन याद रखना है कि मेन जो सैलरी का पूरा टोटल है दैट शुड बी 10,80,000, क्योंकि इस केस में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी हमें दे रखी है 90,000 पर मंथ, तो टोटल ईयरली सैलरी उसकी 10,80,000 टोटल होना चाहिए। और इस केस में भी आप नीचे देखोगे तो 10,80,000 जो है हमें टोटल सैलरी दी हुई है। ठीक है, इसको पूरे को टोटल करके 10,80,000 आ रहा है। ठीक है, तो जब आप बेसिक सैलरी पे देखोगे तो बेसिक सैलरी तो पूरे पे टैक्स लगता है। ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे हमें टैक्स नहीं देना है। एजुकेशन अलाउंस क्योंकि 2400 है तो हमें टैक्स नहीं देना है।
रिसर्च अलाउंस पे हमें टैक्स नहीं देना है, यूनिफॉर्म अलाउंस पे टैक्स नहीं देना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन पे टैक्स देना होता है जो लीस्ट ऑफ द अमाउंट आता है हमारा, दैट इज टैक्सेबल। तो वो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा। कार पे भी हमें कुछ अमाउंट जो है देना होता है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा 32,400 आ रहा है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमने लास्ट क्लास में केसेस किए थे। फिर हमें LTC पे कोई भी अमाउंट जो है नहीं देना होता है, ठीक है। और एक इन्होंने यहाँ पे बीच में फ्री टेलीफोन एंड मोबाइल फोन भी इंक्लूड किया 30,000 रुपए का, इस पे भी हमें टैक्स नहीं देना होता, ये हमने परक्यूजिट्स में पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये आ गई हमारी टोटल, जो यहाँ पे जिस पे हमें टैक्स देना है वो सैलरी देखो कितनी बच गई, सिर्फ 4,92,400, राइट। पहले आप देखो 10,80,000 जितनी भी आ रही थी, अब हमारी टोटल सैलरी कितनी बच गई, सिर्फ 4,92,400। लेट मी टेक अ पेन। तो यहाँ आप देखोगे, इज इट विजिबल? पहले हमारे जो सैलरी आ रही थी दैट वाज 10,80,000, ठीक है। और लास्ट में टैक्स के बाद हमारी बच रही थी 9,53,000, ठीक है। लेकिन हमने सैलरी को ऐसे स्ट्रक्चर किया कि हमारी टोटल सैलरी कितनी आ गई जिस पे हमें टैक्स देना है, टैक्सेबल सैलरी 4,92,400, ठीक है। क्लियर है? देखो कितना कम हो गया, 10,80,000 10,30,000 से हमारा 4,92,400 बन गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाई 50,000 की, जो कि सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलती है। तो हमारा अमाउंट कितना बच गया, सिर्फ 4,42,400, राइट। इतना बच गया सिर्फ हमारा अमाउंट, ठीक है। इसमें से हमें 80C की डिडक्शन कैसे मिलेगी? 80C की डिडक्शन मिली कि हमें 12% हमने भी प्रोविडेंट फंड में डाल दिया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF, ठीक है। ऊपर तो हमारे एम्प्लॉयर ने 48,000 डाल दिया था, हमने भी 12% डाल दिया था, तो हमें मिल गई 48,000 की डिडक्शन 80C के अंडर। तो हमारी नेट इनकम बच गई 3,94,400। इस पे जब हम टैक्स लगाएंगे तो कुछ अमाउंट हमारा आएगा, ठीक है। उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। ये 5 लाख तक की जो इनकम होती है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी इनकम सिर्फ बच गई 3,94,000। अब क्योंकि हमें इस पे तो टैक्स देना पड़ता है बिकॉज आर एम्प्लॉइज ऑफ 31 एज, तो 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट होता है, आगे जो इनकम होती है उस पर टैक्स देना होता है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम रिबेट को यूज कर सकते हैं, 87A की रिबेट होती है एक, ठीक है। उसको यूज करके हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये कुछ टैक्स प्लानिंग हमने की। ये टैक्स प्लानिंग हमने करनी सीखी। यहाँ पे क्या था, हमें अमाउंट दे दिया था सैलरी का क्वेश्चन में, ठीक है। टैक्स हमने कैलकुलेट किया 1,26,000। देखो 1,26,000 से हमने आपका टैक्स निल कर दिया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो आपको ये सब अलाउंसेस परक्यूजिट्स को यूज करके अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है और आपको जो है अपनी टैक्स को कम से कम बनाना है, ठीक है। क्लियर है? अब ना मैंने कुछ डिडक्शंस के बारे में आपको इस स्लाइड में दिया है। ये हमारे लास्ट यूनिट का पार्ट है, बट मैं आपको पहले ही ये बता दे रही हूँ क्योंकि आपको याद करनी पड़ेंगी डिडक्शंस। हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लें, प्लीज एक्सप्लेन डिडक्शन 80C, प्लीज एक्सप्लेन डिडक्शन 80U, 80 TTB, TTA, ठीक है। तो ये सब जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। 80C में आप देखोगे टोटल अमाउंट जो हमारे एग्जाम्प्ट होता है दैट इज 1,50,000। और आप जब इन्वेस्ट करते हो PPF में, LIC में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो आपको 80C की डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है।
इसके बाद हमारा ATCCD1 होता है विच इज रिलेटेड टू डिडक्शन अंडर NPS। ठीक है, CCD1B यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिल जाती है, जो हमारी 1.5 लाख की डिडक्शन होती है। ATCCC यहाँ पे आप देखो नोट मैंने दिया है, द अग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1 शेल नॉट एक्सीड 1,50,000। ठीक है, यहाँ पे देखो CCD1 है, लेकिन अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो CCD1B में, ठीक है, तो आपको एडिशनल 50,000 की डिडक्शन और मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा 80D की डिडक्शन विच इज रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, नेक्स्ट है 80DD की डिडक्शन विच इज रिलेटेड टू हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। अगर आपका रिलेटिव हैंडीकैप्ड है, आप उसका इलाज कराते हो, आप उसका ध्यान रखते हो, उसकी देखभाल करते हो, तो आपका जो खर्चा होता है उसमें आपको गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन दे देती है। ठीक है, विच इज इंक्लूडेड इन 80DD। देन वी हैव सेक्शन 80DDB। ठीक है, जब आप सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो। ठीक है, हो सकता है आप खुद ही जो है हैंडीकैप्ड हो, या फिर आपका क्या है, आपका खुद का जो है ट्रीटमेंट चलता है, आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, आपका कोई और डिपेंडेंट है, उसका जो है ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो, तो आपको कुछ डिडक्शन मिलती है। ठीक है, इसमें कुछ लिमिट्स जो है स्पेसिफाइड हैं, ये आपको एक बार रीड कर लेना है। आई विल शेयर दिस PPT विद यू ऑन द ग्रुप, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार और याद कर लेना। दिस ऑल इज रिलेटेड टू द लास्ट यूनिट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, इसके बाद हमें सेक्शन 80E के बारे में बताया है विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन लोन। ठीक है, दिस डिडक्शन इज मैक्सिमम अवेलेबल फॉर 8 years। देन वी हैव 80G। 80G में हमारी डोनेशंस आती हैं, जो हम डोनेशंस करते हैं उसमें हमें एग्जाम्पशन मिलती है। तो कुछ डोनेशन जो है यहाँ पे उन पे 100% डिडक्शन मिलती है। जैसे मैंने डोनेट किया कुछ पैसा, जैसे 10,000 रुपये किसी NGO में, तो मुझे उस 10,000 रुपये की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं देना होगा मुझे। कुछ ऐसी डोनेशन होती हैं जिसपे 50% तक का हमें डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और कुछ होती हैं जो कि उनका 100% डिडक्शन आपको तब मिलता है जब आप अपनी टोटल इनकम का 10% ऐसी संस्थाओं में जो है डोनेट कर देते हो। ठीक है, जिनको नीचे मेंशन किया गया है। तो अगर आप अपनी सैलरी का 10% जो है ऐसा डोनेट कर रहे हो, तो आपको 100% जो है डोनेशन मिल जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी डोनेशंस होती हैं जब आप अपनी सैलरी का 10% जो है डोनेट कर देते हो, तो आपको 50% तक की डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब उनकी लिस्ट जो है दे रखी है। देन वी हैव TTA वाली डिडक्शन, जो कि हमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलती है। ठीक है, जब हम बैंक में पैसे डालते हैं तो हमें बैंक कुछ इंटरेस्ट देता है, तो उस पर जो हमें डिडक्शन मिलती है दैट इज रिलेटेड टू 80TTA। ठीक है, दिस वन इज 80TTB। यहाँ गलती से 80TTA रेड में लिखा हुआ है, आगे आप देखोगे इट इज रिटन 80TTB। ठीक है, तो ये मैंने सारी डिडक्शंस जो है यहाँ पे समराइज करके प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, आई विल शेयर द PPT विद यू। सिमरन, you are not in the group, just send me your mobile number, I'll just add you in the group. फिर मैं आपको ऐड करके आई शेयर दिस PPT। आप लोगों को क्या करना है, एक तो टैक्स प्लानिंग वाला केस एक बार देख लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है हमें उस अकॉर्डिंग ही टैक्स प्लानिंग करनी है, हम उससे कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेन पर्पस क्या होना चाहिए हमारा, जो हमारे क्वेश्चन में टैक्स बना था उससे जो है हमारा टैक्स कम बनना चाहिए, ऐसी प्लानिंग करनी है। कुछ भी ऐड करके कुछ भी माइनस करके आप बना रहे हो और आपका जो टैक्स है वो पिछले क्वेश्चन में जो टैक्स था उससे ज्यादा बन रहा है, सो दैट वुड नॉट बी कंसिडर टैक्स प्लानिंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके सिमरन, आई जस्ट ऐड यू इन द ग्रुप। और कोई बच्चा है जो ग्रुप में नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर इधर शेयर कर दो मेरे साथ, मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये प्रेजेंटेशन शेयर करनी है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आई गेस टाइम हो गया है हमारा ऑलमोस्ट, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विच इज टुमारो।
ठीक है, कोई बच्चा है तो प्लीज आप शेयर कर देना अपना नंबर. इफ यू डोंट वांट टू शेयर इट हियर यू कैन जस्ट मैसेज मी, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप. माय नंबर इज गिवन ऑन द SOL वेबसाइट, यू कैन जस्ट मैसेज मी देयर. एंड आप जो है अपना मुझे रिक्वेस्ट कर देना कि प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप. आई विल ऐड यू एंड देन आई विल शेयर द PPT. सृष्टि सिलेबस जो है वील डिस्कस इट टुमारो. अब हमारा टाइम हो गया है. यू मस्ट बी हैविंग योर नेक्स्ट क्लास, सो आई विल मीट यू टुमारो एट 9 AM in the morning. Till then, take care and bye bye.